Hello students, in today's lecture number 6 on wave optics for class 12, we shall have discussion on Young's double slit experiment. Dear students, already in lecture 5 we discussed the meaning of coherent source, incoherent source, and also the two types of coherence, temporal and spatial coherence. We also discussed the meaning of interference. As we discussed, interference is a phenomena in which two or more coherent waves propagate along a very same line, having same amplitude, approximately same amplitude, and of exactly same frequency. Then there is the redistribution of intensity in the form of alternative maxima or minima on screen. This redistribution of intensity or energy is nothing but the interference pattern, and this whole phenomena is known as interference. This we already discussed. We also discussed the two types of interference, constructive and destructive interference. We discussed that whenever constructive interference takes place at any place, then the formation of bright fringe or maxima takes place. And if there is the formation of destructive interference, then the formation of dark fringes, or we can say minima, takes place. Now we discuss the Young's double slit experiment, which was performed by Thomas Young in 1801. What was there in this experiment? Thomas Young took one source, monochromatic source of light. Later on he replaced this monochromatic source with white light source, but initially he took a source known as monochromatic source of light. Here I want to tell you, dear students, already also I told you that monochromatic source is a source. Monochromatic सोर्स कई टाइप का हो सकता है बेटा, मोनोक्रोमेटिक, बाइक्रोमेटिक, एंड थर्ड वन इज वाइट लाइट. इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं. मोनोक्रोमेटिक, मोनो मीन्स सिंगल, तो क्रोमेटिक मीन्स वेवलेंथ. सिंगल वेवलेंथ की लाइट जिस सोर्स से एमिट होती है उसे हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहते हैं. जिस सोर्स से सिंगल वेवलेंथ की लाइट एमिट होती है उसे हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहते हैं. जैसे कि लेजर सोर्स, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. लेजर सोर्स से निकलने वाली जो लेजर लाइट है वो हाईली मोनोक्रोमेटिक होती है. उसकी वेवलेंथ सिंगल वेवलेंथ होती है. तो मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटिक मीन्स वेवलेंथ. सिंगल वेवलेंथ की लाइट जिस सोर्स से निकलती है उसे हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं. Similarly, Y-chromatic, Y means two और chromatic means wavelength, यानी एक ऐसा सोर्स जिससे दो वेवलेंथ की लाइट निकलती है उसे हम बाइक्रोमेटिक सोर्स कह सकते हैं. जिससे कि सोडियम लैम्प से अप्रॉक्सीमेटली 5890 एंड 5896 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज में आपको बता रहा हूँ. तो दो वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली इस बाइक्रोमेटिक सोर्स से निकलती है. तो ऐसा सोर्स जिससे दो वेवलेंथ की लाइट निकलती है उसे हम बाइक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं. थर्ड वन इज व्हाइट लाइट सोर्स. व्हाइट लाइट सोर्स मीन्स ए सोर्स फ्रॉम विच 7 वेवलेंथ्स लाइट इज एमिटिंग. जिससे 7 वेवलेंथ्स की लाइट एमिट हो रही है. 7 वेवलेंथ मतलब विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ये 7 वेवलेंथ की लाइट जिस सोर्स से एमिट होती है, जिस लाइट में 7 वेवलेंथ होती है उसे हम व्हाइट लाइट कहते हैं. और ये व्हाइट लाइट यानी 7 वेवलेंथ की लाइट जिस सोर्स से आती है उसे हम व्हाइट लाइट सोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर सनलाइट, सन से आने वाली जो लाइट है वो व्हाइट लाइट कहलाती है, क्योंकि सन से आने वाली लाइट में 7 वेवलेंथ होती है. तो ये 3 कैटेगरीज आप ध्यान रखिएगा, मोनोक्रोमेटिक, बाइक्रोमेटिक, व्हाइट लाइट. ठीक है. तो स्टार्टिंग में जो टॉमस यंग थे उन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया और इसके आगे उन्होंने एक कार्डबोर्ड रखा था. क्या रखा था? कार्डबोर्ड रखा था. और उस कार्डबोर्ड पर उन्होंने 2 स्लिट्स बनाई थी. कितनी स्लिट्स बनाई थी? 2 स्लिट्स बनाई थी, S1 और S2. ये S1 स्लिट है और ये S2 स्लिट है. ठीक है. ये दो
नैरो स्लिट्स बनाई थी, यानी पिन होल कर दिए थे उसमें। कार्डबोर्ड में उन्होंने क्या किया, पिन होल किए, इस तरीके से किए कि S से S1 का डिस्टेंस और S से S2 का डिस्टेंस सेम हो, यानी ये डिस्टेंस लगभग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस तरीके से S से S1 का डिस्टेंस, S से S1 का डिस्टेंस और S से S2 का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, जिससे कि हमें स्क्रीन पर प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न मिले। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है। इस रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पर टॉमस यंग ने रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पर क्या बना दिया, दो पिन होल कर दिए, जिनको स्लिट बोला गया, स्लिट S1 एंड S2। ठीक है, और इन दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को उन्होंने स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल d से। और उन्होंने कहा कि इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो ये डिस्टेंस है स्मॉल d, इट शुड बी स्मॉल बट नॉट वेरी स्मॉल। इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए लेकिन वेरी स्मॉल नहीं होना चाहिए। और ऐसा क्यों, क्योंकि जिस हमें प्रॉपर और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है, स्क्रीन के ऊपर प्राप्त करना है। तो टू गेट प्रॉपर और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन, we have to ensure that the distance between two slits S1 and S2, that is small d, should be small but not very small, and at the same time the distance of slits S1 and S2 from source S should be same. Then he placed one screen here. Here he placed one screen at distance capital D, at distance capital D from rectangular cardboard. रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड से यानी स्लिट S1 S2 से कैपिटल D डिस्टेंस पर उन्होंने एक स्क्रीन XY रखा। क्या रखा, एक स्क्रीन रखा XY। इस XY को हमने स्क्रीन नाम दे दिया, ये स्क्रीन है। XY एक स्क्रीन है, XY एक स्क्रीन रखा कैपिटल D डिस्टेंस पर। कहाँ से, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड से कैपिटल D डिस्टेंस पर। इस कैपिटल D डिस्टेंस के बारे में भी टॉमस यंग ने कहा कि दिस कैपिटल D शुड बी लार्ज बट नॉट वेरी लार्ज। कैपिटल D लार्ज होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए। उसका कारण, उसका वजह ये बताया कि हमें स्क्रीन पर प्रॉपर और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करना है, और उसके लिए ये कैपिटल D लार्ज होना चाहिए बट नॉट वेरी लार्ज, स्मॉल d स्मॉल होना चाहिए बट नॉट वेरी स्मॉल। और इसके अलावा एक कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस की थी, एक कंडीशन ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी कि प्रॉपर और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न यदि आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्राप्त करना है, तो इस सोर्स की जो साइज है, इस सोर्स की साइज को यदि हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करें, इफ a इज द साइज ऑफ द सोर्स, यदि मैं कंसीडर करता हूं इफ स्मॉल a इज द साइज ऑफ सोर्स, स्मॉल a इज द साइज ऑफ सोर्स, या फिर कह सकते हैं सोर्स S की विड्थ है ये, स्मॉल a इज द दैट इज स्मॉल a इज विड्थ ऑफ सोर्स कैपिटल S। कई बुक्स में इसको स्मॉल s से भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना है। आप स्मॉल s से रिप्रेजेंट करो, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करो, स्मॉल e से रिप्रेजेंट करो, वट एवर यू वांट टू रिप्रेजेंट। ध्यान रखिए स्मॉल a इज द साइज ऑफ दिस सोर्स, ठीक है, विड्थ ऑफ द सोर्स है। और उन्होंने कहा एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम सोर्स S। सोर्स S से जो लाइट निकल रही है उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, और सोर्स की साइज स्मॉल a है, ठीक है। और इस सोर्स से इन स्लिट्स का जो डिस्टेंस है, इस सोर्स से इन स्लिट्स का डिस्टेंस हम कुछ कंसीडर कर सकते हैं। सपोज दिस डिस्टेंस इज, कुछ भी मान सकते हैं आप, m मान लीजिए, n मान लीजिए, कुछ भी x मान लीजिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ से एक पॉइंट तो ये मान लिया आपने, एंड इफ जैसे आप मान सकते हैं y, इफ स्मॉल y is the distance, small y is the distance of, small y is the distance, या capital S, whatever you want to assume, you may assume, if small y is the distance of
स्लिट्स S1 S2 फ्रॉम S, यानी रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड S1 S2 का मतलब S1 S2 का मतलब हो गया रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड से इस सोर्स S की डिस्टेंस जो स्मॉल y है, क्या है, स्मॉल y है, एंड एंड स्मॉल d इज डिस्टेंस, स्मॉल d इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स S1 एंड S2, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। तो देखिए जब ये देखिए आपको स्क्रीन पर प्रॉपर और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करना है तो उसके लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि यदि आप स्क्रीन पर प्रॉपर और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो दो बातें तो ये बताएं कि कैपिटल डी शुड बी लार्ज बट नॉट वेरी लार्ज, स्मॉल डी शुड बी स्मॉल बट नॉट वेरी स्मॉल। इसके अलावा S1 और S2 जो है दोनों कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। S1 और S2 कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। अब S1 और S2 के दोनों के कोहेरेंट सोर्स होने के लिए, S1 और S2 के दोनों के कोहेरेंट सोर्स होने के लिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कोहेरेंस लेंथ से कम होना चाहिए। जो कोहेरेंस लेंथ है उससे कम होना चाहिए S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो कंडीशन यदि मैं लिखूं कि lambda is the wavelength of light emitting from a source and A is the size of source A, size of the source S, A is the size of the source S, तो उस केस में जो कंडीशन आएगी, दिस lambda upon A must be greater than equal होना चाहिए। किससे ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए स्मॉल d अपॉन y से। यदि आपने ये y लिया है, यदि ये डिस्टेंस y लिया है, ठीक है, ये डिस्टेंस y लिया है, या y ले लो या s ले लो, वट एवर यू वांट टू राइट, ठीक है। हमने पिछले केस में इसको y लिया था, इसको स्मॉल d लिया था, तो उससे आप कंफ्यूजन में नहीं आना है। देखिए मैंने आपको बताया था, एक रफ डायग्राम के जरिए मैंने आपको समझाया था, दोबारा से बता देता हूँ। एक रफ डायग्राम में हमने बात की थी, क्या बात की थी कि इस टाइप से हमने एक सोर्स S लिया था और इस टाइप से हमने दो स्लिट्स S1 S2 ली थी। S1 S2 के बीच का डिस्टेंस हमने उस समय y लिया था और इसको स्मॉल d लिया था और इससे इसका साइज स्मॉल a लिया था और इसका जो वेवलेंथ है सोर्स का लैम्डा लिया था। तो लैम्डा अपॉन a ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए y अपॉन d से। अब y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ से हमने निकाल ली थी, तो वैसे ही हमने y की जगह अब स्मॉल d कंसीडर किया है, तो वो तो जस्ट अजम्पशंस हैं, आप कैसे भी कंसीडर कीजिए। तो स्मॉल d का जो मैक्सिमम वैल्यू है, स्मॉल d का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, लैम्डा इंटू वाई अपॉन ए, लैम्डा इंटू वाई अपॉन ए के बराबर होना चाहिए, लैम्डा इंटू वाई अपॉन ए के बराबर होना चाहिए, लैम्डा इंटू वाई अपॉन स्मॉल ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशंस आ जाती हैं। लैम्डा इंटू वाई अपॉन स्मॉल ए, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है। किसके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस। इससे ज्यादा यदि डिस्टेंस हुआ, यदि S1 S2 के बीच का डिस्टेंस इससे ज्यादा हुआ तो S1 और S2 कोहेरेंट नहीं रहेंगे और उस केस में आपको स्क्रीन पर प्रॉपर और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। तो टॉमस यंग ने इस तरीके का अरेंजमेंट लिया था। ये सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स S1 S2 दो स्लेट्स हैं जो कि रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पर पिन होल बना करके बनाई गई है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d जो कि स्मॉल होना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए। कैपिटल D शुड बी लार्ज बट शुड नॉट बी वेरी लार्ज। एक्स वाई एक स्क्रीन है। अब देखिए इसके सिद्ध में यदि हम जाएं तो ये सेंटर ऑफ स्क्रीन हो जाएगा। इस सोर्स के एकदम स्ट्रेट यहाँ पर जाएं तो ये सेंटर ऑफ स्क्रीन, इसको मैं O नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये सेंटर ऑफ स्क्रीन है O। अब देखिए सोर्स S से जो, यदि सोर्स S एक स्लिट सोर्स है तो इससे जो वेव फ्रंट निकलेगा वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेगा। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, एक छोटा सा जो पार्ट है वो इस तरीके से कंसीडर किया जा सकता है। स्लिट एस, सोर्स एस से निकलने वाला जो वेव फ्रंट है वो सिलेंड्रिकल होगा, उसका छोटा सा हिस्सा हम इस तरीके से कंसीडर
कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि ये सॉलिड लाइन क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं तो ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट करेंगी? ट्रफ को रिप्रेजेंट करेंगी। ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? ट्रफ को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जब वेव एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसमें क्रेस्ट और ट्रफ दोनों होते हैं। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ दोनों होते हैं। तो ये डॉटेड लाइन ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रही है और सॉलिड लाइन क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रेस्ट को। और ये डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है ये किसको? ट्रफ को। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ से तो सिलेंड्रिकल निकल रहा था, तो यहाँ आपने ऐसा स्फेरिकल कैसे बना दिया? देखिए, हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सोर्स डिस्टेंस पर होता है तो उस केस में हम स्मॉल पार्ट की जब बात करते हैं तो वेव फ्रंट का जो नेचर है वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि सोर्स किस साइज का है। ठीक है, अब ये वेव फ्रंट जो आया, ये वेव फ्रंट जो एमिट हो रहा है सोर्स एस से, अब इसका डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होगा। क्या होगा यहाँ पर? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होगा, यानी आधा वेव फ्रंट तो S1 पर चला जाएगा और आधा वेव फ्रंट S2 से निकलेगा। अब जब S1 और S2 से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा, ये आप जानते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया। प्राइमरी वेव फ्रंट जब किसी दूसरे सोर्स पर इंसिडेंट होगा तो वो सेकेंडरी वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। ये S2 से भी सेकेंडरी वेव फ्रंट निकलेगा, S2 से भी सेकेंडरी वेव फ्रंट इस तरीके से निकलेगा। और आप देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं उनके क्रेस्ट से मिल रहे हैं, क्रेस्ट से मिल रहे हैं। वैसे ही ये जो ट्रॉ होंगे इसके, ये ट्रॉ पहले सोर्स S1 से निकलने वाले ट्रॉ दूसरे सोर्स S2 से निकलने वाले ट्रॉ से मिलेंगे, या क्रेस्ट ट्रॉ से मिलेंगे, या ट्रॉ क्रेस्ट से मिलेंगे। ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो जाएंगी। कुल मिलाकर के 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि फर्स्ट वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से मिले, और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि फर्स्ट वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ से मिले, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि फर्स्ट वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से मिले, और चौथी पॉसिबिलिटी होगी कि फर्स्ट वेव का ट्रफ दूसरे वेव के क्रेस्ट से मिले। ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा, सुपरपोजिशन होगा। और जब यहाँ पर सुपरपोजिशन होगा तो इस स्क्रीन पर इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि जहां क्रेस्ट से मिलेगा जिस पॉइंट पर, तो वहां तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या जहां ट्रफ से मिलेगा वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, और जहां क्रेस्ट ट्रॉ से या ट्रॉ क्रेस्ट से मिलेगा तो वहां पर क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ध्यान रखिए, ये जो सेंटर ऑफ स्क्रीन है यहाँ पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ स्क्रीन का जो डिस्टेंस है S1 और S2 से वो सेम है। सेंटर ऑफ स्क्रीन जो है, ये स्क्रीन का जो सेंटर है वो S1 और S2 से सेम डिस्टेंस पर है। तो S1 से जो लाइट आ रही है S1O, और S2 से जो लाइट आएगी S2O, उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस का डिफरेंस नहीं होगा। सेम डिस्टेंस कवर करके S1 और S2 से O पर लाइट पहुंचेगी। जब डिस्टेंस का कोई अंतर नहीं है तो उस केस में पाथ डिफरेंस, इसको हम कहेंगे पाथ। देखिए, ये S1 से O पर पहुंचने वाली लाइट का पाथ क्या हो जाएगा? S1O, और S2 से O पर पहुंचने वाली लाइट का पाथ क्या हो जाएगा? S2O। तो दोनों का पाथ डिस्टेंस सेम है तो दोनों का पाथ सेम हो गया, पाथ लेंथ सेम हो गया। जब दोनों का पाथ लेंथ सेम है तो डेफिनेटली दोनों S1 और S2 से O पर पहुंचने वाली जो वेव्स हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 होगा, और जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो फेज डिफरेंस 0 होता है, और जब फेज डिफरेंस 0 होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन होने का मतलब वहां पर आपको क्या मिलेगा? ब्राइट। तो सेंटर ऑफ स्क्रीन तो हमेशा आपको ब्राइट मिलेगा जब आपने सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया है। फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, यदि इस सेंटर ऑफ स्क्रीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये सेंटर ब्राइट है, उसके बाद में आपको डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क फ्रिंज मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क फ्रिंज मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ देखें तो ये सेंटर ब्राइट है तो फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा। इस तरीके से फ्रिंजेज का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जहां ब्राइट मिल रहा है, B4 ब्राइट, ब्राइट जहां मिल रहा है वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। जहां डार्क मिल रहा है वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी वहां इंटेंसिटी मिनिमम है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटेंसिटी का मैक्सिमा और मिनिमा के रूप में ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है
इसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, जैसे मैं यदि ब्राइट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि ये ब्राइट फ्रिंज है, तो डार्क फ्रिंज को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, डार्क फ्रिंज ये हो जाएगी। फिर ब्राइट फ्रिंज को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, ये ब्राइट फ्रिंज है। फिर डार्क फ्रिंज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ये डार्क फ्रिंज हो जाएगी, है या नहीं? ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ ये डार्क फ्रिंज हो जाएगी। पहली सेंटर तो ब्राइट है, उसके बाद में डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क मिलेगी। ठीक है, फिर डार्क मिलेगी। अच्छा, इसमें खास बात ये होती है कि जितनी भी फ्रिंजेज हमें मिलती हैं, चाहे वो पहली ब्राइट फ्रिंज है, चाहे एन भी ब्राइट फ्रिंज है, वॉट एवर इज द नंबर ऑफ फ्रिंज एंड वॉट एवर इज द नेचर ऑफ द फ्रिंज, चाहे वो ब्राइट है चाहे वो डार्क है, सभी फ्रिंजेज की ये जो फ्रिंज विड्थ है ना, चौड़ाई है, ये फ्रिंजेज की जो फ्रिंज विड्थ है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, एक जैसी रहती है। चाहे वो पहली फ्रिंज की बात कर लो आप, चाहे लास्ट वाली फ्रिंज की बात कर लो। देखिए, जहां ब्राइट बन रहा है, जहां ब्राइट बन रहा है वहां एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट से मिलेगा, इस तरीके से सुपरपोजिशन होगा। और जहां डार्क मिल रहा है वहां क्या होगा? जहां डार्क मिल रहा है, जहां डार्क मिल रहा है वहां एक वेव का जो क्रेस्ट है वहां पर दूसरी वेव का ट्रॉ होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, जहां डार्क है वहां क्रेस्ट ट्रॉ से, और जहां ब्राइट है वहां क्रेस्ट क्रेस्ट से, या ट्रॉ ट्रॉ से भी मिल सकता है, क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा है या ट्रॉ ट्रॉ से मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज का फॉर्मेशन होगा। और ये जो फ्रिंजेज यहाँ पर मिलती हैं टॉमस यंग एक्सपेरिमेंट में, स्क्रीन पर जो फ्रिंजेज मिलती हैं ये सेम विड्थ की होती है, इनमें कोई विड्थ में अंतर नहीं होता, सेम विड्थ की फ्रिंजेज बनती है, चाहे किसी भी नंबर की फ्रिंज हो। चाहे देखिए इस टाइप की फ्रिंजेज बनेंगी, मैं आपको दिखाऊं, इस टाइप की फ्रिंजेज बनेंगी, इस टाइप की फ्रिंजेज बनती हैं। ये डार्क है, ये ब्राइट है, 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 ये डार्क है। तो यहाँ पर देखिए सभी की फ्रिंज विड्थ सेम है, सभी की फ्रिंज विड्थ क्या है? सेम है। इसकी जितनी फ्रिंज विड्थ है उतनी इसकी है, उतनी इसकी है। सो व्हाट एवर इज द नंबर ऑफ फ्रिंज, व्हाट एवर इज द टाइप ऑफ फ्रिंज, चाहे वो ब्राइट है या डार्क है, चाहे वो पहली फ्रिंज है, चाहे 10वीं फ्रिंज है, चाहे एनवी फ्रिंज है, हमेशा फ्रिंज विड्थ क्या रहेगी? सेम रहेगी। और फ्रिंज विड्थ क्या होता है, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी इतना जान लीजिए कि सभी फ्रिंज एज की फ्रिंज विड्थ सेम होती है। तो ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको ये इंटरफेरेंस पैटर्न इस तरीके का मिला। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ चेंजेज यदि हम कर दें, जैसे कि ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स था, यदि इसको हम वाइट लाइट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं, किससे? वाइट लाइट सोर्स से रिप्लेस कर दें, तो क्या स्क्रीन पर आपको फ्रिंज पैटर्न मिलेगा? यस मिलेगा। केवल क्या चेंजेज आएंगे कि जब ये व्हाइट लाइट सोर्स होता है तो स्क्रीन पर जो फ्रिंजेज हैं वो ब्राइट और डार्क होने के बजाय कैसी दिखाई देंगी? कलरफुल फ्रिंजेस दिखाई देंगी। और जो सेंटर है स्क्रीन का वो हमेशा व्हाइट होगा, क्योंकि S1 और S2 से सेम डिस्टेंस कवर करके लाइट यहाँ पर पहुंचेगी। तो सेंटर पर तो सेवन की 7 कलर्स पहुंचेंगे, और 7 कलर्स का मिक्सिंग क्या होता है? व्हाइट होता है, इसलिए सेंटर ऑफ स्क्रीन व्हाइट होगा। और व्हाइट के ऊपर विबग्योर ऑर्डर में आपको कलर्स दिखाई देंगे, ऐसे ही व्हाइट के नीचे भी विबग्योर ऑर्डर में आपको कलर्स दिखाई देंगे। तो यदि मोनोक्रोमेटिक सोर्स को व्हाइट लाइट सोर्स से रिप्लेस कर दें तो फ्रिंजेस कलरफुल हो जाएंगी, और सेंटर ऑफ स्क्रीन व्हाइट लाइट होगा, व्हाइट कलर का होगा, उसके ऊपर आपको विबग्योर ऑर्डर में और नीचे भी विबग्योर ऑर्डर में फ्रिंजेस दिखाई देंगी। लेकिन एक अंतर और आएगा कि कुछ डिस्टेंस तक, सेंटर से कुछ डिस्टेंस तक कुछ फ्रिंजेस जो है अलग अलग दिखाई देंगी, लेकिन कुछ फ्रिंजेज के बाद में फ्रिंजेज की ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फ्रिंजेज की ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह बन सकता है कि S1 या S2 में से यदि एक को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाए, यदि एक फ्रिंज को हम क्लोज कर दें, एक स्लिट को क्लोज कर दें आइदर S1 और S2, तो क्या आपको स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिल्कुल देखिए, स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न प्राप्त करने के लिए, इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 वेव्स की जरूरत है। और 2 वेव्स कैसे मिलेंगी? 2 सोर्स से मिलेंगी। यदि एक स्लिट को बंद कर देंगे तो एक सोर्स तो बंद हो गया, तो एक ही सोर्स से लाइट आएगी, तो स्क्रीन पर एक जैसी लाइट दिखेगी, तो वहां पर तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा, ये अभी हमने एयर में परफॉर्म किया है, यदि हम इसको लिक्विड में डुबो करके परफॉर्म करें,
यदि इसको पूरे अरेंजमेंट को लिक्विड के अंदर डुबो दिया जाए तो फ्रिंज पैटर्न पर क्या चेंज आएगा? जो फ्रिंज विड्थ है इनकी, फ्रिंज की जो विड्थ है उसमें चेंज आ जाएगा, बीटा अपॉन न्यू हो जाएगा। यानी जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में आप डुबोएंगे, जैसे अभी फ्रिंज विड्थ बीटा है, मान लीजिए बीटा इज द फ्रिंज विड्थ, तो जब लिक्विड में आप डुबो दोगे, लिक्विड में जो फ्रिंज विड्थ होगी बीटा लिक्विड, तो एयर के अंदर जो फ्रिंज विड्थ होती है उसका 1/μ टाइम्स हो जाएगी, 1/μ टाइम्स हो जाएगी। अब ये बीटा क्या होता है ये हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ध्यान रखिए कि लिक्विड में डुबो देने से फ्रिंज विड्थ एयर की फ्रिंज विड्थ का 1/μ टाइम्स हो जाएगी। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रश्न बताया कि एस जब मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो स्क्रीन पर आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। दूसरा प्रश्न बताया मैंने कि जो सेंटर है वो हमेशा ब्राइट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि S1 S2 से सेंटर पर पहुंचने वाली लाइट के द्वारा सेम डिस्टेंस कवर की जा रही है, तो उनके बीच पाथ डिफरेंस जीरो होगा और उस वजह से फेज डिफरेंस जीरो आ जाएगा और उसके इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण हमें सेंटर हमेशा ब्राइट दिखेगा। लेकिन जब S को हम व्हाइट लाइट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं तो स्क्रीन पर हमें कलरफुल फ्रिंजेस दिखाई देती हैं और जो स्क्रीन है, स्क्रीन का जो सेंटर है वो हमेशा हमें व्हाइट कलर का दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ सेंटर पर S1 S2 से जो है सातों की सातों कलर पहुंचेंगे और 7 कलर्स का जो मिक्सिंग है वो व्हाइट लाइट होता है। तो व्हाइट के ऊपर आपको विवग्योर ऑर्डर में कलर्स दिखाई देंगे, नीचे भी विवग्योर ऑर्डर में कलर्स दिखाई देंगे। इसके अलावा कुछ डिस्टेंस तक आपको सेपरेट फ्रिंजेस दिखाई देंगी, लेकिन कुछ डिस्टेंस के बाद कलरफुल फ्रिंजेस में ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी। तीसरा मैंने आपको बताया कि S1 S2 में से किसी एक को कवर कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो क्या हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा? नहीं मिलेगा, एक जैसी लाइट हमें मिलेगी। और चौथा कि इसको यदि लिक्विड में डुबो के परफॉर्म किया जाए तो क्या चेंज आएगा? जो फ्रिंज विड्थ है उसमें चेंज आ जाएगा, वो एयर के अंदर जो फ्रिंज विड्थ है उसका 1/μ टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट ये प्रश्न बन सकता है कि यदि हम कैपिटल डी को लार्ज के बजाय वेरी लार्ज कर दें तो क्या होगा? जब कैपिटल डी को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो फ्रिंज विड्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ये फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो आपस में बहुत ज्यादा फैल जाएगी और उससे ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कैपिटल डी जो है लार्ज होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए। वैसे ही स्मॉल डी को स्मॉल करने के बजाय, स्मॉल डी को स्मॉल रखने के बजाय यदि हम वेरी स्मॉल कर देते हैं तो फिर क्या होगा? वेरी स्मॉल कर देंगे तो फिर फ्रिंज विड्थ, इनकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस स्मॉल डी के फ्रिंज विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे हम जानेंगे जो फ्रिंज विड्थ है कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो वेवलेंथ है लाइट की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये रिलेशन होते हैं। तो स्मॉल डी को यदि आपने ज्यादा स्मॉल कर दिया तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, और फ्रिंज विड्थ बढ़ने का मतलब इनका स्प्रेडिंग, इनकी चौड़ाई बढ़ जाएगी और ये आपस में ओवरलैप करने लगेंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं यदि इसमें चेंजेस करते हैं तो ये सारे चेंजेस जो मैंने आपको बताए इनके ऊपर प्रश्न यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पूछा जाता है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और ये जो मैंने बोला है ये सारी कहानी यहाँ पर लिख दी है मैंने। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, when S is illuminated by monochromatic light, cylindrical wavefront is emitted from it, whose small sections have been shown by circular arcs. This emitted wavefront incident on slit S1 and S2 and secondary wavefronts are emitted from them, because each point of wavefront emitted from source S becomes a source of the secondary wavelet or wavefront. Due to overlapping or superposition of the secondary wavefront, we get the following conditions on the screen. पहली कंडीशन, मैंने यहाँ दो कंडीशंस बताई हैं, लेकिन एक कंडीशन में ऑटोमेटिकली आपको दो कंडीशंस मिलेंगे। कंडीशन 1 में देखिए टोटल 4 हो जाएंगे, ये एक में 2 हैं। देखिए, पॉइंट ऑन विच द क्रेस्ट ऑफ वन वेव मीट्स विद क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव। एक कंडीशन तो ये हो गई जब पहली वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट से मिलता है। दूसरी कंडीशन हो गई जब पहली वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ से मिलता है, तो उस केस में जो वेव्स हैं वो सेम फेज में सुपरपोज होंगी, और सेम फेज में सुपरपोज होने पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वेव का वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। उससे इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा, मैक्सिमा का फॉर्मेशन होगा, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बने होगा। कंडीशन 2 में एक वेव का क्रेस्ट जो है दूसरी वेव के ट्रफ से, या पहली वेव का ट्रफ दूसरी वेव के क्रेस्ट से, यहाँ भी दो कंडीशंस हैं। तो ऐसे केस में जो है अपोजिट फेज में ये सुपरपोज हो रही हैं, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो,
और उस केस में मिनिमा यानी डार्क फ्रिंज बनेगी, इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि कैसे एम्पलीट्यूड मिनिमम होने से इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। देखिए बच्चों, इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कौन? इंटेंसिटी। तो जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, ध्यान रखिए, ठीक है। और डेफिनेटली जब एक वेव का क्रेस्ट, जैसे एक ये वेव है, ठीक है, एक ये वेव है, और जब दूसरी वेव का क्रेस्ट ऐसे इस तरीके से जब ये सुपरपोजिशन होगा, ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, जब दो वेव इस तरीके से मिलेंगी, एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट से मिलेगा, तो जो नई वेव का फॉर्मेशन होगा इन दोनों वेव के मिलने से, उनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी अभी एम्पलीट्यूड इतना था इंडिविजुअल वेव का, और जो नई वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से मिलता है, यानी एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है, यानी जहां पहली वेव का क्रेस्ट है वहां दूसरी वेव का ट्रफ है, तो उस केस में जो नई वेव बनेगी वो कैसी बनेगी? इस तरीके से यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखाई देगा। यानी एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगी। इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो ये बात हुई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको बताए। ये रिलेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फेज डिफरेंस डेल अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस डेल्टा अपॉन वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम डिफरेंस अपॉन कैपिटल टी। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अभी तक हमने जो पढ़ा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो थ्योरेटिकल डिस्कशन किया। अब थोड़ा सा हम इसका मैथमेटिकल डिस्कशन देख लेते हैं। मैथमेटिकल डिस्कशन से हमें ये पता चलेगा कि मैथमेटिकली क्या रिलेशन आएगा। जहां पर ब्राइट फ्रिंज बनती है वहां पर इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होगा, जहां पर डार्क फ्रिंज बनती है वहां पर इंटेंसिटी का क्या रिलेशन आएगा, तो ये बात हम करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है पहले तो ये जान लें। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको पहले लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, according to this principle, the algebraic sum, the algebraic sum, जिसे आप वेक्टर सम भी कह सकते हैं, algebraic sum और वेक्टर सम of individual displacements, individual displacements, individual displacements produced by two individual waves, two individual waves is equal to, देखिए, द एल्जेब्रिक सम और वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय टू इंडिविजुअल वेव्स इज इक्वल टू द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट produced by resultant wave। जैसे समझते हैं इसे, जैसे एक वेव हम ले लेते हैं, एक वेव हम यहां पर ले लेते हैं, ये फर्स्ट वेव है मान लीजिए, ये फर्स्ट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड, ये जो मैक्सिमम हाइट है ये आप जानते हैं एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, A1 है। ये क्या है? ये A1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस फर्स्ट वेव। इस फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है A1, ठीक है, ये फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव। सिमिलरली सेकंड वेव कंसीडर करता हूं, ये सेकंड वेव कंसीडर की मैंने,
और इसका एम्पलीट्यूड मान लेता हूँ A2 है। ये सेकेंड वेव है। क्या है ये? सेकेंड वेव। ये दो वेव्स हैं और ये कोई पार्टिकल है P। ये पहली वाली वेव जब इस पार्टिकल P से टकराएगी तो इस पार्टिकल P की पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो फर्स्ट वेव के पार्टिकल P से टकराने पर जो डिस्प्लेसमेंट आता है मान लीजिए y1 है। पार्टिकल P की पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया? y1 आया। ठीक है। और जब सेकेंड वेव पार्टिकल P से टकराएगी तो पार्टिकल P की पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है सेकेंड वेव के कारण y2 आ गया। तो इन दोनों वेव के फॉर्मेशन से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी इन दोनों के सुपरपोजिशन से, इन दोनों के ओवरलैपिंग से, तो जब इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट से मिलेगा, इसका ट्रफ इसके ट्रफ से मिलेगा, तो उस केस में जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जो नई वेव ये बनी इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो A1 प्लस A2 होगा, यानी इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा। सिमिलरली जब ये रिजल्टेंट वेव इस पार्टिकल P से टकराएगी तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा पार्टिकल P की पोजीशन में वो क्या होगा? इंडिविजुअल जो वेव्स हैं 1 और 2 उनके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा था उन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट वेव के कारण पार्टिकल P की पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है y, वो बराबर होता है वेक्टर सम और एल्जेब्रिक सम। किसका वेक्टर सम और एल्जेब्रिक सम? इंडिविजुअल वेव के द्वारा पार्टिकल P की पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है उनके वेक्टर सम और एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। तो ये रिलेशन यहाँ से निकल के आया। अब इसी रिलेशन का यूज करके हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन डिराइव कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास रिलेशन क्या आया? y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया y1 प्लस y2। ये इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं। ये किससे आया? एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने डायग्राम के जरिए आपको समझाया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उससे हमने ये लिखा। ठीक है। अब जो फर्स्ट वेव है बेटा, ये जो फर्स्ट वेव है ये कैसी वेव है? साइन वेव है, 0 से स्टार्ट हो रही है। सेकंड वेव भी साइन वेव है। तो y1 क्या होता है साइन वेव के लिए? आप जानते हो a साइन ओमेगा t ऐसे होता है, तो a की जगह a1 और साइन ओमेगा t मान लेता हूं। ठीक है। ऐसे ही y2 क्या होगा? a2 एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा t प्लस डेल मान लेता हूं। ठीक है। प्लस डेल मानने का मतलब क्या है कि मैंने ये मान लिया कि इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस डेल है। ठीक है। देखिए ऐसा एम्पलीट्यूड इंक्रीज कब होगा? जब ये फेज डिफरेंस 0 होगा। लेकिन अभी हम यहाँ फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इसलिए प्लस डेल फेज डिफरेंस मान के चल रहे हैं कि इन दोनों वेव्स के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है? प्लस डेल का फेज डिफरेंस है। ठीक है। तो y1 को सिंस y1 इज इक्वल टू कितना है? a1 साइन ओमेगा टी। वेक्टर क्वांटिटीज है, अंडरस्टूड है, बार बार वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। ये 2 और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है a2 साइन ओमेगा टी और प्लस क्या ले लिया? डेल। यानी हमने यहाँ पर डेल क्या मान लिया है? वेयर डेल इज द फेज डिफरेंस मान लिया है। फेज डिफरेंस बिटवीन वेव 1 एंड वेव 2। ठीक है। वेव 1 और वेव 2 के बीच में हमने फेज डिफरेंस डेल कंसीडर कर लिया। अब मैं क्या करता हूं? यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 1 may be rewritten as, क्या लिखा जाएगा? इक्वेशन 1 में रख दीजिए किसकी वैल्यू? y1 और y2 की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 की जगह a1 साइन ओमेगा टी ये रखा, प्लस y2 की जगह a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल ये रख दिया। ठीक है।
y1 और y2 की वैल्यूज हमने यहाँ पर रखी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें। a1 ये वेक्टर है, अंडरस्टूड है, साइन ओमेगा टी प्लस a2। अब ये साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूले से खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। साइन a प्लस बी आप जानते हो, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन a मतलब ये, कॉस b मतलब ये, प्लस कॉस a मतलब ओमेगा टी, और साइन b मतलब ये। ठीक है, इसको और सॉल्व करें। y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल। ठीक है, अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए। देखिए साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, तो y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस डेल, और क्या कॉमन आ गया, साइन ओमेगा टी, प्लस ये लास्ट वाला टर्म इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ a2 साइन डेल, और कॉस ओमेगा टी को इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आई। अब इसको इक्वेशन नंबर मैं 4 मान लेता हूँ। अब यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं लेट a1 प्लस a2 कॉस डेल, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ भी मान सकते हैं, a कॉस थीटा मान लीजिए, a कॉस थीटा। ठीक है, और a2 साइन डेल को मैं a साइन थीटा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, a साइन थीटा। यहाँ पर स्मॉल a क्या है, वेयर स्मॉल a इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, या फिर कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है ये। तो रखिए, ये अज्यूम किया है हमने, a cos थीटा इसको मान लिया है, इसको a sin थीटा मान लिया है, रखें। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a sin थीटा cos ओमेगा टी। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये तो वापस वही फॉर्मूला बन गया, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिखा जा सकता है इसको। तो ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आ गई, ये रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आई। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 5 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 6 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 7 कह देता हूँ। तो ये इक्वेशन 7 जो है रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है, रिजल्टेंट वेव को रिप्रेजेंट करती है। जो दो वेव के सुपरपोजिशन से नई वेव बन रही है उसका इक्वेशन ये हो गया, और वो भी एक साइन वेव है। आप देखिए ये भी एक साइन वेव है, ये जो नई वेव बनी इसका इक्वेशन है। ठीक है, ये भी एक साइन वेव है। तो a1 प्लस a2 इन दोनों का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का सम किया, a हमने माना है स्मॉल a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल a की वैल्यू मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ a1 एंड a2। a1 और a2 की टर्म्स में स्मॉल a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, स्मॉल a की वैल्यू चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया रिजल्टेंट वेव का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन 7, ये रिप्रेजेंट कर रही है रिजल्टेंट वेव को। ठीक है, अब हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए, यानी जो न्यू रिजल्टेंट वेव बन रही है जिसका एम्पलीट्यूड स्मॉल a है, उसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए पहले हमें स्मॉल a चाहिए इन टर्म्स ऑफ a1 एंड a2। तो using इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 में मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 5 का स्क्वायर करता हूँ प्लस 6 का स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करो और 6 का स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, 5, इक्वेशन नंबर 5 का लेफ्ट साइड a1 प्लस a2 cos डेल, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस इक्वेशन 6 का लेफ्ट साइड a2 साइन डेल, ये हो गया होल स्क्वायर, इज इक्वल टू इक्वेशन 5 का राइट साइड a cos थीटा, इसका होल स्क्वायर,
और इक्वेशन 6 का राइट साइड ए साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस 2a1 a2 कॉस डेल, ये इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल, और इधर आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर डेल और ये साइन स्क्वायर डेल, इन दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल, ठीक है, और प्लस 2a1 a2 कॉस डेल, और इधर भी a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर। अब आप ये तो जानते ही हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है, आइडेंटिटी 1 है ट्रिग्नोमेट्री की, इसका वैल्यू 1 होता है, तो a2 स्क्वायर हो गया प्लस 2a1 a2 कॉस डेल हो गया इज इक्वल टू, ये भी 1 हो गया ब्रैकेट के अंदर, ये a स्क्वायर आ गया। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, अब लेफ्ट और राइट साइड को बदल दो आपस में, तो a स्क्वायर जो आया हमारा, a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल, ये a स्क्वायर की वैल्यू आई। तो a क्या आ जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर डाल देता हूं 8 और इसको इक्वेशन नंबर 9 डाल देता हूं। ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। तो a इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2 है। देखिए ध्यान कीजिए, मैंने जब आपको ये बताया था यहाँ पर, ये सिंपली a1 प्लस a2 नहीं है, ये वेक्टर सम है, और वेक्टर सम ये किसके बराबर है, वेक्टर a बराबर वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a जो है इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। चलिए अब हमें निकालना है इंटेंसिटी। ठीक है, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव I बराबर क्या होगा। देखिए आप जानते हो, सिंस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो I इज इक्वल टू k इंटू a स्क्वायर इफ k वेयर k इज कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो a स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास है इक्वेशन 8 में, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल रख दीजिए, तो I इज इक्वल टू k a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल इतना आ जाएगा, और यहाँ से ये k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 कॉस डेल आ गया। अब देखिए ये जब I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर है, तो के a1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, I1 के, और के a2 स्क्वायर किसके बराबर होगा, I2 के। तो के a1 a2 किसके बराबर हो जाएगा, के a1 a2 किसके बराबर हो जाएगा, रूट I1 I2 के बराबर हो जाएगा। भाई I1 का रूट लो तो रूट के इंटू a1 आएगा, I2 का रूट लो रूट के इंटू a2 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो के a1 a2 आएगा और बराबर रूट I1 I2 आ जाएगा ना। ठीक है, तो I क्या आ जाएगा यहाँ से, के a1 स्क्वायर मतलब I1, के a2 स्क्वायर मतलब I2, और 2 के a1 a2 क्या हो गया, रूट I1 I2 और कॉस डेल। ये फाइनल रिलेशन है, ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फाइनल रिलेशन आ गया। ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल
जिसे आप इक्वेशन 10 कह सकते हो। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर intensity of resultant wave की इंटेंसिटी को ये रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए, दो केस इसमें हो सकते हैं, एक तो मैक्सिमा का केस हो सकता है और एक मिनिमा का केस हो सकता है। एक मैक्सिमा का केस हो सकता है और एक मिनिमा का केस हो सकता है। तो मैं केस 1 की बात करूंगा यहाँ पर, केस फर्स्ट लेंगे। और केस फर्स्ट हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यदि होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मैं बात करूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब मैं बात करता हूं मैक्सिमा की, मैक्सिमा या जिसको आप कह सकते हो ब्राइट फ्रिंज। यदि मैं कहता हूं कि स्क्रीन पर ब्राइट फ्रिंज बनती है तो इंटेंसिटी कितनी आएगी, यानी मैक्सिमा के लिए, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हमें जो पता करना है। देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जब के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं या मैक्सिमा की बात करते हैं, ठीक है, या ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं, तो उस केस में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि फेज डिफरेंस का वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ठीक है, इवन मल्टीपल होता है किसका, 2 पाई का, इवन मल्टीपल होता है 2 पाई का, ठीक है, इवन मल्टीपल होता है 2 पाई का। वेयर स्मॉल एन क्या है, यदि ये 2n पाई है तो स्मॉल एन क्या है, 0, 1, 2 ये होता है। 0 रखोगे तो पहला आ जाएगा, 1 रखोगे तो दूसरा आ जाएगा। इस तरीके से जब फेज डिफरेंस ये होता है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा। पाथ डिफरेंस मैंने आपको जो फॉर्मूला बता रखा है, कौन सा फॉर्मूला बता रखा है, ये वाला रिलेशन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, डेल अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन लेमडा। तो जब फेज डिफरेंस आपको पता है तो पाथ डिफरेंस इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। पहले दो का यूज करके डेल अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन लेमडा, पाथ डिफरेंस चाहिए तो लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल, इस फॉर्मूले से निकालिए, डेल की वैल्यू रखते जाइए, पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा इस केस में, जब डेल 0 है तो पाथ डिफरेंस 0 होगा, और डेल 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस लेमडा आएगा, और डेल 4 पाई है तो पाथ डिफरेंस 2 लेमडा आएगा, और 6 पाई है तो 3 लेमडा आएगा, और जब 2n पाई रखोगे तो क्या आ जाएगा, n लेमडा आ जाएगा पाथ डिफरेंस का वैल्यू। कैसे निकाला हमने ये हमने इस रिलेशन से निकाल लिया, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल, डेल 0 रखोगे तो 0 आ गया, डेल इज इक्वल टू आप 2 पाई रखोगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लेमडा आ जाएगा, डेल इज इक्वल टू 4 पाई रखोगे तो 2 आएगा या 2 लेमडा आ जाएगा, डेल इज इक्वल टू 2n पाई रखोगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, n लेमडा आ जाएगा। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस आपने निकाल लिया। सिमिलरली यदि आप टाइम डिफरेंस निकालना चाहते हो कंस्ट्रक्टिव और मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज के लिए, टाइम डिफरेंस की किन किन वैल्यूज के लिए आपको मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी डेल्टा टी चाहिए, तो जब पाथ डिफरेंस है तो टाइम डिफरेंस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए इसी रिलेशन से आ जाएगा। इस रिलेशन से आप टाइम डिफरेंस निकालना चाहते हो तो लास्ट के 2 रिलेशंस का यूज करो। डेल्टा टी बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बराबर कैपिटल टी अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, इससे आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस पता है तो डेल्टा टी आ जाएगा, तो डेल्टा पाथ डिफरेंस 0 है तो डेल्टा टी 0, पाथ डिफरेंस आपका लेमडा है तो टी आ जाएगा, 2 लेमडा है तो 2 टी आ जाएगा, n लेमडा है तो n टी आ जाएगा। ठीक है, यानी तो 0 कैपिटल टी, ये 2t, ये 3t, और n लेमडा रखोगे तो nt। इस तरीके से ये आपका आ जाएगा टाइम डिफरेंस, यानी फेज डिफरेंस की इन वैल्यूज के लिए, पाथ डिफरेंस की इन वैल्यूज के लिए, टाइम डिफरेंस की इन वैल्यूज के लिए आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मैक्सिमा यानी ब्राइट फ्रिंज मिलेंगी। तो जो इंटेंसिटी आएगी इस केस में, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल। अब डेल का वैल्यू आप 2n पाई रखिए, ठीक है, 2n पाई। अब यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, सबके लिए cos 0 1 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, cos 4 पाई 1 होता है या नहीं होता है।
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आएगी। इसकी वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, +1। तो ये आ जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2, ये हो जाएगा। और इसको लिखा जा सकता है √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। अब क्या आ गई, मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम होगी ना वैल्यू। ठीक है, यदि मैं कहता हूं कि फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी और सेकंड वेव की इंटेंसिटी एक एवरेज इंटेंसिटी I0 के बराबर है। I0 ये एवरेज इंटेंसिटी है, ये क्या है, एवरेज इंटेंसिटी है। एवरेज इंटेंसिटी के बराबर हम वैल्यू मान लेते हैं कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की जो इंटेंसिटी है वो एवरेज वैल्यू I0 के बराबर है। तो I मैक्सिमम यहाँ से जो आएगा, I0 का रूट प्लस I0 का रूट, I1 I2 की वैल्यू रखें होल स्क्वायर, तो 2√I0 यानी 4I0 आएगा। कितना आएगा, 4I0, यानी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई वो कितनी आ गई, 4I0 आ गई। ठीक है, तो जब ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, 4I0 होगी। ठीक है, यदि हम इसको एम्पलीट्यूड की टर्म्स में लिखना चाहें, एम्पलीट्यूड की टर्म्स में इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए एम्पलीट्यूड की टर्म्स में यदि आप लिखना चाहते हैं इसको, तो देखिए I1 बराबर क्या है, I1 इज इक्वल टू K×A1 स्क्वायर था, K को मैं 1 मान लेता हूँ तो A1 स्क्वायर। I2 क्या है, A2 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये लिखा था ना हमने I इज इक्वल टू K×A स्क्वायर, तो K को मैं 1 मान लेता हूँ, K को क्या मान लेता हूँ, 1। तो I इज इक्वल टू A स्क्वायर, तो I1 A1 स्क्वायर, I2 A2 स्क्वायर हो जाएगा या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप A1 A2 की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से यदि A1 निकालोगे तो √I1 आ जाएगा, और यहाँ से यदि आप A2 निकालोगे तो क्या आएगा, √I2 आ जाएगा। यानी √I1 और √I2 की जगह A1 A2 लिख सकते हैं। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है जिसका फॉर्मूला आपका था √I1 प्लस √I2, तो √I1 की जगह A1 प्लस √I2 की जगह A2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा या नहीं। ठीक है, और यहाँ पर वही यहाँ पे यदि एवरेज इंटेंसिटी, जैसे एवरेज इंटेंसिटी I0 ली, वैसे ही यदि A1 यानी फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड, इनको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये एवरेज एम्पलीट्यूड ले लेते हैं A0, तो I मैक्सिमम कितना आ जाएगा, I मैक्सिमम आ जाएगा A0 प्लस A0, A1 A2 की वैल्यू रखोगे तो, और ये 2A0 होल स्क्वायर आएगा, यानी कितना आ जाएगा, 4A0 स्क्वायर, और ये A0 की जगह I0 होता है, तो एम्पलीट्यूड की टर्म में ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा एम्पलीट्यूड की टर्म में, या इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज के लिए हो गया। वैसे ही लास्ट केस 2 कर लेते हैं। यहाँ पर केस 2 की बात करेंगे, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमा, मिनिमा कह सकते हो, मिनिमा, और डार्क फ्रिंज भी कह सकते हो, डार्क फ्रिंज। इन केसेस के लिए डार्क फ्रिंज बने या मिनिमम या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कुछ भी कह सकते हो। इन सभी केसेस के लिए आप जानते हैं जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस की वैल्यूज मैंने आपको बता रखी है। इन सभी वैल्यूज केसेज के लिए फेज डिफरेंस डेल का वैल्यू जो होता है वो पाई, 3 पाई, 5 पाई, या फिर ऑड मल्टीपल होता है किसका, पाई का। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। तो डेल की इन वैल्यूज के लिए पाथ डिफरेंस आप उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो गोल्डन रिलेशन मैंने आपको बताया है। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा, पाई का मतलब λ/2 आ जाएगा, ये 3λ/2 आ जाएगा, ये 5λ/2 आ जाएगा, और ये 2n+1 इंटू λ/2 आ जाएगा। किससे निकाला हमने, ये निकाला इसी फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से λ/2 डेल, डेल की वैल्यू रखते चले जाओ, पाथ डिफरेंस आ जाएगा। और सिमिलरली इस फॉर्मूले से आप टाइम डिफरेंस निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, टाइम डिफरेंस निकाल सकते हो जब पाथ डिफरेंस पता है तो टाइम डिफरेंस कितना होगा वो भी लिख लेते हैं। टाइम डिफरेंस
टाइम डिफरेंस की किन किन वैल्यूज के लिए हमें मिनिमा यानी डार्क फ्रिंज मिलेंगी, यानी डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो t/2 होगा, 3t/2 होगा, लेमडा को t से रिप्लेस कर दो सिंपली, ये आपको मिल जाएगा टाइम डिफरेंस। ठीक है, पाई की जगह λ/2 किया तो पाथ डिफरेंस मिल गया। ठीक है, तो इन सब वैल्यूज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इन वैल्यूज के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मिनिमा यानी डार्क फ्रिंज बनेंगी। तो जो इंटेंसिटी होगी रिजल्टेंट वेव की वो क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 और कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसका कॉस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई, इसका वैल्यू होता है -1। क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा इतना, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। तो ये माइनस आ रहा है इसलिए मिनिमम इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, क्या आएगी, मिनिमम इंटेंसिटी आएगी। अगेन हम ये मान लें कि फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी सेकंड वेव की इंटेंसिटी किसी एवरेज इंटेंसिटी के बराबर है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, I1 I2 की जगह ये I0 रखो तो I0 माइनस I0 जीरो आ जाएगी, मिनिमम इंटेंसिटी जीरो होती है। और यदि हम ये लेकर के चलें एम्पलीट्यूड की टर्म में लिखें, ठीक है, एम्पलीट्यूड की टर्म में लिखें तो यहाँ से A1 क्या आ जाएगा, √I1 आ जाएगा, और यहाँ से A2 क्या आ जाएगा, √I2 आ जाएगा। ठीक है, A1 √I1 I2 की वैल्यू रखें तो I मिनिमम को इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड क्या लिखा जा सकता है, √I1 का मतलब A1 माइनस √I2 का मतलब A2 होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गया। अब यहाँ पर भी आप यदि A1 और A2 यानी फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड को किसी एवरेज एम्पलीट्यूड के बराबर मान लें तो I मिनिमम यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने डिफरेंट केसेस डिफाइन किए। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 आती है, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इंटेंसिटी क्या आती है, 0 आती है, इंटेंसिटी 0 आती है। अब हम यदि एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करें इंटरफेरेंस के लिए, इंटेंसिटी जिसको आप एनर्जी भी कह सकते हो, इंटेंसिटी और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये क्या होता है ये बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात कर लेते हैं, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये ग्राफ होता है, इस वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं इंटेंसिटी, क्या ले लें, इंटेंसिटी वाई एक्सिस पर आई, और इस एक्स एक्सिस पर ले लिया आपने मान लीजिए फेज डिफरेंस, क्या ले लेते हैं हम, फेज डिफरेंस। ये डेल की इधर वैल्यूज ले ली, जीरो के इधर पॉजिटिव वैल्यूज हैं डेल की, और जीरो के इधर नेगेटिव वैल्यूज हैं, जैसे कि ये पाई हो गया, ठीक है, पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, प्लस 2 पाई, ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, इस तरीके से। और इधर ये माइनस पाई हो गया, ये -2 पाई हो गया, ये -3 पाई हो गया, ये -4 पाई हो गया, इस तरीके से वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब देखिए यदि दो कोहेरेंट सोर्स की बात करते हैं तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है 4I0 आती है दो कोहेरेंट सोर्स के लिए। दो कोहेरेंट सोर्स की यदि हम बात करते हैं तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आती है, 4I0 आती है। ठीक है, दो कोहेरेंट सोर्स की बात यदि हो रही है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 आती है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आएगा, इस तरीके से ग्राफ आएगा, ऐसे ही इधर इस तरीके से ग्राफ। जो ग्राफ की हाइट है, देखिए हाइट आपको क्या बताएगी, हाइट आपको इंटेंसिटी बताएगी। हाइट क्या बताएगी, इंटेंसिटी बताएगी। तो देखिए ये जो हाइट है सभी ग्राफ पीक मैक्सिमाज की वो सेम है, यानी जो भी फ्रिंजेज होंगी इंटरफेरेंस में सभी मैक्सिमाज की इंटेंसिटी 4I0 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 ये होगी। यानी कोई भी नंबर का मैक्सिमा हो, चाहे पहला मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा है, या सेंट्रल के इधर राइट साइड में पहला मैक्सिमा है दूसरा है, या लेफ्ट में पहला या दूसरा, कोई भी नंबर का मैक्सिमा है
ऑल मैक्सिमाज आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। ये केस किसके लिए? 4I0 टू कोहेरेंट सोर्सेज के लिए। टू कोहेरेंट सोर्सेज की जब हम बात करते हैं, यानी S1 और S2 जब दोनों कोहेरेंट हैं तो उस केस में होगा। लेकिन दोनों में से एक इनकोहेरेंट है। यदि दोनों सोर्स में से एक इनकोहेरेंट सोर्स है, S1 और S2 में से यदि दोनों में कोहेरेंट सोर्स दोनों नहीं है, दो इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं, तो ये जो इंटेंसिटी होगी 2I0 होगी। किसके लिए? टू इनकोहेरेंट सोर्सेज के लिए। टू इनकोहेरेंट, यदि दोनों सोर्स आपस में कोहेरेंट नहीं है तो वो इनकोहेरेंट कहलाएंगे। टू इनकोहेरेंट सोर्सेज के लिए बात होगी। और यदि दो सोर्स नहीं है, सिंगल सोर्स है, सिंगल सोर्स है, ठीक है, सिंगल यानी वन सोर्स है, वन सोर्स है तो इंटेंसिटी के एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखाई देगा। ठीक है, वन सोर्स की यदि बात होती है, वन सोर्स की यदि बात होती है तो एक जैसी लाइट दिखाई देगी स्क्रीन पर। इनकोहेरेंट सोर्स है तब भी आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 नहीं मिलेगी, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा। कैसा मिलेगा? यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। और इस कर्व से ये पता चल रहा है कि जो दो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं उसके लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 और मिनिमम इंटेंसिटी 0 होती है। फॉर टू कोहेरेंट सोर्सेज मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 होती है और मिनिमम इंटेंसिटी 0 होती है। ये यहाँ से पता चल रहा है। और इनकोहेरेंट सोर्सेज के लिए मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है वो 2I0 है, एक जैसी लाइट मिलेगी। यदि सिंगल सोर्स है तब भी आपको लाइट एक जैसी मिलेगी, इंटेंसिटी और रिड्यूस हो जाएगी I0। ठीक है, तो ये था इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो यहाँ पर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। फॉर टू कोहेरेंट सोर्सेज की यदि हम बात करते हैं, टू कोहेरेंट सोर्सेज के लिए जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो 4I0, ठीक है, और मिनिमम इंटेंसिटी क्या मिलती है? 0 मिलती है। लेकिन यदि हम टू इनकोहेरेंट सोर्सेज की बात करते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स, तो उस केस में आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज नहीं मिलेंगी। उस केस में आपको जो इंटेंसिटी मिलेगी, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी और एक जैसी इंटेंसिटी पूरे स्क्रीन पर दिखाई देगी 2I0। यदि आप एक सोर्स की बात करते हैं, वन सोर्स की यदि बात करते हैं, तो उस केस में भी आपको एक जैसी इंटेंसिटी स्क्रीन पर दिखाई देगी और उसकी वैल्यू क्या होगी? I0, बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट दिखाई देगी। ठीक है, इन द फिनोमिना, इस कर्व में आपको एक बात बताऊं, इन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, इन द फिनोमिनन, ये लिख देता हूं मैं, ऑफ इंटरफेरेंस, इन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल, ध्यान रखिएगा, इंटरफेरेंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल होता है। और यहां पर इन दिस फिनोमिना एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इन दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ना तो क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कहां से कहां? एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम the point of minimum intensity, from the point of minimum intensity to the point of maximum intensity, to the point of maximum intensity, मिनिमम इंटेंसिटी के पॉइंट से मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट तक एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने इंटेंसिटी और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात की। और ये बात तो मैं आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आप S1 और S2 ये दोनों सोर्स, S1 और S2 यदि दोनों इनकोहेरेंट सोर्स हैं, S1 और S2 दोनों के बीच कोई फेज रिलेशनशिप नहीं है, तो स्क्रीन पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। नो प्रॉपर और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और यदि दोनों में से एक स्लिट को कवर कर दिया जाए, एक स्लिट ओपन है, तब भी आपको स्क्रीन पर कोई प्रॉपर और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा।
ये भी बात मैंने आपको बताई, कैपिटल डी बहुत ज़्यादा लार्ज हुआ तब भी आपको प्रॉपर और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, स्मॉल डी बहुत ज़्यादा स्मॉल हुआ तब भी नहीं मिलेगा। और यदि आपने S1 और S2 का डिस्टेंस S से जिगजैग लिया तब भी आपको यहाँ प्रॉपर और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। प्रॉपर और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए लैम्डा अपॉन ए, यानी इस सोर्स से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और इस सोर्स का साइज का रेशो ज़्यादा होना चाहिए या बराबर हो सकता है किससे, S1 S2 के बीच का डिस्टेंस और इन S1 S2 का S से डिस्टेंस के रेशो के, यानी d अपॉन y। y इज द डिस्टेंस ऑफ S1 एंड S2 फ्रॉम S, d इज द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। इन दोनों का रेशो हमेशा लैम्डा अपॉन ए से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए, कम नहीं हो सकता। ठीक है, लैम्डा अपॉन ए का वैल्यू इससे कम नहीं हो सकता। तो जो S1 S2 के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो इतना हो सकता है। इससे ज़्यादा डिस्टेंस यदि S1 S2 के बीच में किया तो ये दोनों कोहेरेंट नहीं होंगे, और जब ये दोनों कोहेरेंट नहीं रह पाएंगे, स्पेशली उस कोहेरेंस को हम स्पेशियल कोहेरेंस नाम देते हैं, स्पेशियल कोहेरेंस में ये नहीं रहेंगे तो हमें स्क्रीन पर प्रॉपर और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। जब हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एयर में परफॉर्म करने के बजाय लिक्विड में परफॉर्म करें तो जो फ्रिंज विड्थ है उसमें 1/μ से चेंज आ जाता है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ इन 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, कैपिटल डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्मॉल डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये कैपिटल डी है S1 S2 और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, स्मॉल डी S1 S2 के बीच का डिस्टेंस है और लैम्डा S से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये बात आज हमने डिस्कस की है, इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एनालिसिस भी किया और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का थ्योरेटिकल डिस्कशन किया, कब मैक्सिमा मिलेगा, कब मिनिमा मिलेगा, मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशंस होंगी, मिनिमा के लिए क्या कंडीशंस होंगी, ये सारी बातें आज हमने की। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रिंज विड्थ और उसके लिए रिलेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, मैक्सिमा के लिए फ्रिंज विड्थ का रिलेशन क्या होगा, मिनिमा के लिए क्या होगा, कंडीशंस क्या होंगी प्रॉपर और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, उसको हालांकि हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं, लेकिन उन सारे पॉइंट्स को हम कंपाइल करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि S1 S2 से जाने वाली जो वेव्स हैं, यदि इन दोनों वेव्स में से किसी एक वेव के पाथ में कोई हम मान लीजिए सीट रख देते हैं, ठीक है, कोई सीट रख देते हैं तो फ्रिंज पैटर्न में क्या चेंजेज आएंगे वो बात भी हम करेंगे। तो उम्मीद है आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।